नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सौरभ चौबे के प्राचीन इतिहास की पुस्तक की। दरअसल ये पुस्तक एक इनका अपडेटेड नया वर्जन है। इसके पूर्व में यह पुस्तक भी चलती थी जो थोड़ा-सा रंगीन पेजों के साथ आया करती थी। अब ये इनका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आया है जो कि सितंबर 2024 में अगर आप इसको देख पाएँ, तो ये सितंबर 2024 का इनका लेटेस्ट संस्करण है। अगर आप स्पष्ट यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ये पुस्तक लेटेस्ट अपडेटेड है। मूल्य की बात करें तो इसका एमआरपी प्राइस अगर आप देख पा रहे हैं तो ₹575 इसका एमआरपी प्राइस शो हो रहा है और आपको अन्य जगहों पर ये 20 से 25% डिस्काउंट पर मिल जाती है। एक-एक करके इस पुस्तक की चर्चा करेंगे कि ये पुस्तक में क्या क्वालिटी है, क्या अच्छी बात है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और किन-किन परीक्षाओं के लिए पुस्तक जो है कार्य में ले सकते हैं आप। बात करेंगे प्राचीन इतिहास की इस पुस्तक की, तो इसके लेखक हैं सौरभ कुमार चौबे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्राचीन इतिहास के जीडी बिनानी कॉलेज मिर्जापुर में। थोड़ी बहुत बातें इनके बारे में आपको यहाँ पर पीछे भी देखने को मिलती हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पुस्तक के कवर पेज की, जो कि काफी शानदार है और काफी अच्छा है, हैवी है और ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, तो थोड़ा सा ये लंबा टिकाऊ हो सकता है। लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी इसके कवर पेज पे की गई है, उतना अच्छा काम शायद पन्नों पर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, पन्नों की क्वालिटी इनकी ओके ओके है, ठीक है, अच्छी है। अब ये तो बात हो गई पन्नों की। अगर इसमें टोटल पेज संख्या की हम लोग बात करें, तो पेज संख्या इसमें टोटल आपको 728 देखने को मिलते हैं, जो कि इनकी पिछली पुस्तक से 3 पेजेस ज़्यादा है। लेकिन ये संख्या पिछली पेज पुस्तक से ज़्यादा इसलिए भी मानी जाएगी, क्योंकि पिछली पुस्तक में इनके प्रश्नों का संकलन भी हुआ करता था, यानी कि हर टॉपिक के बाद 100 से 150 कुछ प्रश्न होते थे, जो कि इस वर्जन में नहीं दिखाई देते हैं हर टॉपिक के बाद। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको पहला टॉपिक दिखाऊं जो कि 7 टू लेके 93 पेजेस में है, लेकिन अगर यही पुरानी पुस्तक में देखें तो ये 95 पेजों में हुआ करता था, जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ 93 पेज के बाद कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलते, सीधे पाषाण काल का टॉपिक शुरू हो जाता है। जबकि पिछले में कम से कम 160 क्वेश्चन हुआ करते थे। और थोड़ा सा पिछली पुस्तक से अंतर है, जहां पर रंगीन थोड़ा सा बॉक्स वगैरह हुआ करता था, इस बार ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उनकी पुस्तक में अगर हम कंटेंट की बात करें, तो ये 700-750 पेज की किताब है, जिसमें अगर आप समय सारणी में देखें तो 553 पेज तक आपको चोलकाल तक का टॉपिक मिलता है। फिर परिशिष्ट में इन्होंने कुछ कुछ टॉपिक जो कि अलग अलग होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, जैसे तोलमाप, राज्य शासन, गणराज्य और ऐसे कई टॉपिक, जैसे दास प्रथा क्या है, महादान क्या है, विवाह के कितने प्रकार हो सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को इन्होंने एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है। ये इनकी किताब की एक खासियत है। बात करेंगे इस किताब के कंटेंट की, तो कंटेंट पूरा भरा पूरा है इस किताब में। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर हर वो कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, गहराई से छूता हुआ नजर आता है। इस किताब में एक अच्छी बात अगर देखें, तो सबसे अच्छी बात है कि जगह जगह इन्होंने इस तरीके से बॉक्स बनाए रखे हैं और जगह जगह से इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर करके लिखा है, तोड़ तोड़ के लिखा है। और एक अच्छी बात यह भी है कि 728 पेज पुस्तक में होने के बावजूद ये पुस्तक ज्यादा बड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली किताबों में इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड रहता है, छोटे छोटे अक्षर में किताब के दो भागों में लिखा जाता है। और अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इसकी जो हाइट है भी वो भी छोटी है। तो यानी कि अगर इसके 700-750 पेज को देखें, तो अन्य पुस्तकों की अपेक्षा ये 5.5 या 450 या 500 पेज के आसपास की किताब बनती है और कंटेंट का अच्छा संकलन किया गया है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप किसी तरह का भी एग्जाम दें, उसके मामले में ये हर पहलू को छूता हुआ, गहराई से जाता हुआ और विस्तृत कंटेंट ये लिखते हैं। और अगर इसमें कुछ अच्छी बातों की बात करें, तो जैसे कि इन्होंने इस तरीके से जगह जगह बॉक्स बनाया है, जगह जगह से इन्होंने हाईलाइट किया है, जगह जगह यहाँ ना पॉइंटर दिया है। लेकिन कहीं कहीं ये चीज थोड़ी सी असफल नजर आती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो कहीं कहीं इन्होंने पूरा पैराग्राफ इस तरीके से लिख दिया है, कहीं कहीं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ इस तरीके से लिख दिया गया है, जहां पर आप देखेंगे ये जैसे ये है, ये अखबार की तरह पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। इसको थोड़ा सा, जैसे कि हम अगर पॉइंटर्स में इसको लिखते, जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट्स दे दिया गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये थोड़ा बोरिंग नहीं होता। कई बार क्या होता है कि अगर पूरे पेज में इस तरीके से बस सिर्फ कंटेंट एक साइड से लिख दिया जाए और वो तोड़ा तोड़ा गया ना हो, तो वो नए बच्चों के लिए थोड़ी सी समझ विकसित करने में या घबराहट विकसित पैदा करता है कि इतना बड़ा कंटेंट हम याद कैसे करें। दूसरी चीज, जहां जहां फ्लो चार्ट की जरूरत है, फ्लो चार्ट यूज किया है। एक कमी इस किताब में और मिलती है कि इसमें चित्र और मैप की बहुत कमी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, तो बहुत रेयर है, कहीं कहीं मतलब आपको छोटे छोटे इन्होंने फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दिए हैं,
और कहीं-कहीं फ्लो चार्ट या डायग्राम, जैसे यहाँ पर एक मैप आपको दिखाई देता है और यहाँ पर देखें कि अगर आपने इन्होंने मोहनजोदड़ो के वैध स्नानागार को एक्सप्लेन किया है, तो इस तरीके से चित्र बनाकर ऐसे चित्र या इस तरह के डायग्राम किताबों में भर-भर के होने चाहिए। क्योंकि प्राचीन इतिहास की किताबों में देखें तो स्थापत्य का काफ़ी विवरण होता है और ऐसे में स्थापत्य के विवरणों में चित्र का, चाहे वो मध्यकाल की बात हो, चाहे प्राचीन की बात हो, वहाँ पर चित्रों का और मैप्स का रोल है। यहाँ इन्होंने मैप दिया है लेकिन काफ़ी सीमित मात्रा में मैप है, थोड़े-से मैप को और बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये है कि पुरानी पुस्तकों की अपेक्षा मैप को इस बार बढ़ाया गया है। तो इतना मैप है कि आपका काम ओके-ओके हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्होंने डायग्राम्स वगैरह या चित्र का इस्तेमाल नहीं किया। एक अच्छी बात यहाँ पर किताब में आपको देखने को ये भी मिल जाती है कि आप जैसे कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की सारी उपाधियाँ एक जगह दे दी गई और यह भी उल्लेख कर दिया कि ये उपाधियाँ कहाँ या इसका विवरण कहाँ है या इसके बारे में क्या बातें हैं। तो इनकी किताब की एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने हर चीज़ों को पूरी तरीके से तोड़-तोड़ के और नोट्स फॉर्म में, जैसे कि आप कभी पढ़ते हैं और आप नोट्स बनाते हैं, तो उन्होंने उसी फॉर्म में इसको लिखा है कि अगर यहाँ पर है तो सारी उपाधियाँ एक जगह हो जाएँ और यहाँ पर अभिलेख हैं तो सारे अभिलेख एक जगह हो जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने इस पुस्तक में की है। तो ये बात थी सौरभ चौबे की प्राचीन इतिहास की पुस्तक की, जो कि अपने आप में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, तो इस पुस्तक का अभी तक कोई सानी नहीं है। हाँ, इससे कुछ और अच्छी पुस्तकें मिल जाती हैं, अच्छी से मेरा तात्पर्य है कि ज़्यादा कंटेंट हो। लेकिन अगर आप अपनी परीक्षाओं को देखें, तो टीजीटी परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, ये किताब पूरी खरी उतरती है। आप बहुत मोटी या बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की अपेक्षा ऐसी किताबों को पढ़ें, जो अपने आप में थोड़ा-सा कंटेंट को बेहतर तरीके से दे और थोड़ा कम मतलब आपको पढ़ना पड़े, तो इस मामले में ये किताब खरी उतरती है। वैसे इसमें भी कम पेज नहीं है, 700 पेज कम नहीं कहे जाते हैं और ये किताब भी काफ़ी विस्तृत ही है। लेकिन ये है कि इसका फिलहाल में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इतिहास के लिए, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए। ये पुस्तक अगर आप टीजीटी, पीजीटी के किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं, शानदार है। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत शानदार है। आपका कंटेंट यहाँ से पूरा परीक्षा के लिए कवर हो जाएगा अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरा रिव्यू रहा प्राचीन इतिहास सौरभ चौबे के बारे में। सौरभ चौबे मध्यकालीन इतिहास और अन्य कई तरह की पुस्तकें लिखते हैं, जो कि इनके इस पुस्तक में विवरण मिल जाएगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएँगे और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ अन्य पुस्तकों का भी रिव्यू करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।